10वीं क्लास के लिए फिज़िक्स के जो वीडियो अभी तक बने उनमें हमने रिफ्लेक्शन फिनोमेना की स्टडी की। आज हम आते हैं रिफ्रैक्शन पे। अब ये रिफ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है, देखिए मैंने यहाँ जो लिखी है उसमें मैंने आपको बताया कि जब भी एक ओब्लीक रे लाइट की एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश करती है तो ऐसा देखा गया है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी कि वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से, ओरिजिनल रास्ते से डेविएट कर जाती है। और इसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या है? ओब्लीक का मतलब होता है टेढ़ी, तिरछी, ठीक है, सीधी नहीं होनी चाहिए लाइट की रे। तो एक तिरछी लाइट की रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश करती है तो ये देखा गया है कि उसके रास्ते में चेंज हो जाता है, ठीक है, और इसी फिनोमेना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो आप देखिए ऊपर वाली ही डेफिनेशन मैंने नीचे भी लिखी है। थोड़े से शब्दों का आपको थोड़ा सा हेर फेर जरूर नजर आएगा, लेकिन मीनिंग सेम ही है। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ oblique ray of light when it goes from one medium to another is called refraction। अब इसका मीनिंग समझने की कोशिश हम करते हैं कि ये क्या है। तो देखिए इसके मीनिंग के लिए थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन में भी चेंज इन पाथ होता है और रिफ्रैक्शन में भी मैंने आपको बताया चेंज इन पाथ होता है। तो दोनों में मेन फर्क क्या है? देखिए रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अगर मैं मान लूँ कि ये एक मिरर है तो ये इंसिडेंट लाइट गिरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर और फिर रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली गई। तो पहले इसका रास्ता ये था, अब इसका रास्ता ये है। तो चेंज इन पाथ तो हुआ है, रास्ते में चेंज तो हुआ है, लेकिन आप देखिए पहले भी एयर से ही आ रही थी, अब भी एयर में ही गई है वो। तो इसका मतलब है कि मीडियम चेंज नहीं हुआ है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या है? चेंज इन पाथ तो होता ही होता है, मीडियम में भी चेंज होता है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए सपोज कीजिए मैं ये नहीं बोल रहा कि ये लाइट की रे सीधी है। सीधी का मतलब ये होता था कि अगर मैं मान लूँ ऊपर मीडियम एयर है, नीचे मीडियम वाटर है और ये एक ऐसी लाइन है जो दो मीडिया को क्या करती है? सेपरेट करती है। यानी कि इस लाइन से ऊपर तो आप सपोज कीजिए एयर है और इस लाइन से नीचे आप सपोज कीजिए वाटर है। मतलब आप इस तरह मान लीजिए कि आपके सामने एक पानी का टैंक रखा हुआ है और आप जो है वो उस पानी के टैंक के बाहर खड़े हुए हैं। आपके हाथ में एक लेजर लाइट है और लेजर लाइट से निकलने वाली लाइट रे को आपने क्या करना है? वाटर टैंक के अंदर भेजना है। तो जब आप लाइट ऑन करेंगे तब तो लाइट की रे चलेगी एयर में और जैसे ही वो पानी के ऊपरी सरफेस से टकराएगी वो नीचे चली जाएगी वाटर के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको वाटर का ऊपरी सरफेस ही मान सकते हैं एक तरीके से। तो ये देखा गया है। सिर्फ आप पहले ऑब्जर्व्ड फिनोमिना पर ध्यान दीजिए, रीजंस जो जिक्र है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। अगर लाइट की रे को बिल्कुल इस सरफेस के सीधा ऊपर गिरवाया जाए, इस तरीके से इंसिडेंट करवाया जाए, तो ये देखने में आता है कि वो उसी रास्ते पर चल करके नीचे की तरफ वाटर के अंदर एंट्री ले जाती है। यानी कि उसके रास्ते में इधर या उधर कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर वो लाइट की रे सीधी ना होकर के ओब्लीक हो, ओब्लीक का मतलब आप देखिएगा थोड़ी सी तिरछी है ये लाइट की रे, ठीक है, टेढ़ी है थोड़ी सी। तो अगर ये लाइट की रे यूं जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो यहां पर ये गिरी, ठीक है। ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती है कि इनिशियल डायरेक्शन जो थी आपकी रे की वो इसके अलोंग है, ठीक है। डॉटेड मैंने इस लाइन को इसलिए बनाया है क्योंकि लाइट इस रास्ते पर चलेगी नहीं, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखें तो ये लाइट की रे होनी तो इस रास्ते पर चाहिए थी, लेकिन या तो ये इस रास्ते से थोड़ा सा ऊपर की तरफ या ये इस रास्ते से थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है मुड़ जाएगी। जैसा कि इस केस में आपको मैंने दिखाया है कि ये इस रास्ते को छोड़ करके थोड़ा सा नीचे की तरफ, आप अगर इस पॉइंट पर ये नॉर्मल डालेंगे तो आपको लगेगा कि नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है, ठीक है ना। दो ही तो केस हो सकते हैं, या तो आपकी लाइट की रे ओरिजिनल डायरेक्शन में ही चलेगी, तब तो हम बोलेंगे कि रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्शन का मतलब ही होता है चेंज इन पाथ व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो अगर आपकी लाइट की रे ऑफ लाइट इसी डायरेक्शन में चलती रहती है तो फिर तो रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं। तो या तो वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए इस नॉर्मल से थोड़ा सा दूर यानी कि अवे जाएगी, या फिर इस नॉर्मल के करीब यानी कि टुवर्ड्स नॉर्मल आएगी, ठीक है। और इस केस में मैंने आपको थोड़ा सा इस तरफ दिखा रखा है, टुवर्ड्स नॉर्मल दिखा रखा है। तो आप ये देखिएगा
कि आपकी जो ये लाइट की रे है ये ऑब्लिक थी और ये अपना ओरिजिनल रास्ता छोड़ करके इधर की तरफ मुड़ गई। तो चेंज इन पाथ तो हुआ, और कब? जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है, यानी कि लाइट का मीडियम भी क्या हुआ है? चेंज हुआ है। पहले सपोज कीजिए वो एयर में थी, बाद में सपोज कीजिए वो कहाँ आ गई? वाटर में आ गई। ठीक है, ये आपका वही एंगल ऑफ इंसिडेंस, और क्योंकि यहाँ हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं। ठीक है, इंसिडेंट लाइट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले की तरह ही। लेकिन यहां पर ये लाइट रिफ्रैक्टेड लाइट है, रिफ्रैक्टेड। तो रिफ्रैक्टेड लाइट ने जो आपका नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और आप यहां देख सकते हैं जैसे रिफ्लेक्शन के केस में आई आर दोनों बराबर होते थे, यहां पर आई आर बराबर नहीं है, बल्कि आपको लग रहा होगा कि अगर ये आई है तो ये पूरा भी आई होता। ठीक है ना, क्योंकि ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये आपकी लाइन ओरिजिनल है। ठीक है, तो आई से छोटा है आर। ठीक है, तो इस केस में आप देखिए आई एंगल बड़ा है और आर एंगल छोटा है। ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है अगर लाइट की रे इस तरफ जाएगी तो आर बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो बराबर नहीं होंगे रिफ्रैक्शन के केस में आई और आर, और अगर ये बराबर हो गए तो आप समझ सकते हैं कि लाइट ने अपने डायरेक्शन ही चेंज नहीं की है। इसका मतलब ये है कि हम बोलेंगे कि रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं है। तो एक बार फिर से देखिएगा, चेंज दोनों में होता है, रिफ्रैक्शन में भी और रिफ्लेक्शन में भी, लेकिन रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, लेकिन रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम वापस अपने ओरिजिनल पेज की तरफ चलते हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है और ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। ये वही सरफेस है जिसके ऊपर एयर मीडियम है, जिसके नीचे वाटर मीडियम है। ये आपकी इंसिडेंट रे आई थी जिसको इस तरफ चलना चाहिए था, इसीलिए मैंने लिखा है ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ रे। ठीक है, लेकिन इंसिडेंट रे जब इस पॉइंट पर गिरती है तो आप ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो आपने उसको ऐसा दिखा दिया कि इस रास्ते से वो थोड़ा सा ऐसे डेविएट हो गई है, और जो लाइट डेविएट हो गई है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और ये मैंने दिखा रखा है कि जो लाइट बिल्कुल सीधी गिरती थी वो सीधी ही चली जाती थी, यानी कि कोई रिफ्रैक्शन उसका नहीं होता था। ये एक्स वाई एक ऐसा इंटरफेस है जो दो मीडिया को क्या करता है? अलग करता है। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और आई आर बराबर नहीं होंगे। और ये मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर दोनों बराबर हुए तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं है। तो उम्मीद है मुझे आप रिफ्रैक्शन के डेफिनेशन जो है वो समझ गए होंगे। तो इसीलिए चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ओब्लिकली, ये ओब्लिक वर्ड बड़ा जरूरी है इसके अंदर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद हम एक छोटी सी डेफिनेशन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है? इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इंडेक्स का मतलब होता है सिंपल नंबर, जैसे 1 2 3। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव यहां वर्ड आप समझिए इसलिए आया है क्योंकि आपने इस नंबर की स्टडी किस फिनोमेना में करनी है? रिफ्रैक्शन के अंदर करती है। अब याद रखिएगा हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखिए, जो लाइट होती है, लाइट वो हर मीडियम में चल सकती है, चाहे वो वैक्यूम हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो। ठीक है, तो हर मीडियम में लाइट जो है वो चल सकती है। ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे आप देखिएगा कांच का शीशा है। ठीक है, कांच का शीशा बना हुआ है तो उसमें से लाइट आर पार जा सकती है। इसका मतलब ये है कि लाइट सॉलिड चीजों में ट्रेवल कर सकती है। ठीक है ना, हालांकि दीवार के आर पार नहीं जा सकती, तो हर एक सॉलिड में से ट्रेवल नहीं कर सकती है, ट्रांसपेरेंट सॉलिड्स में से ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, पानी अगर मान लीजिए एक तालाब में पड़ा हुआ है तो उसके नीचे की चीजें आप, अगर पानी साफ है तो आप देख पाते हैं, तो यानी कि ट्रांसपेरेंट पानी अगर है तो लाइट वाटर के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है, एयर में तो ट्रेवल करती ही है। तो कुल मिलाकर के सॉलिड, लिक्विड, गैस, ट्रांसपेरेंट मीडियम में जो लाइट है वो क्या कर सकती है? ट्रेवल कर सकती है। लेकिन हर मीडियम में जो ट्रेवल करती है लाइट, उसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है। थोड़ा सा आगे जिक्र करेंगे हम इस चीज का। ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है और उसके नीचे रेशियो आपने ले लेना है, बेसिकली उसको डिवाइड कर देना है किससे? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी गिवन मीडियम से। तो वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को मैंने रख दिया ऊपर और नीचे मैंने रख दिया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास का मतलब कांच। ठीक है, तो क्योंकि अब मेरा गिवन मीडियम कांच हो गया है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसका काउंट किया जाएगा? कांच का।
ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो स्पीड्स का रेशो है, जिसमें ऊपर वाली स्पीड तो किसकी होगी तो लाइट की ही, लेकिन किस मीडियम में होगी, वो होगी वैक्यूम में। हालांकि आप जानते हैं कि वैक्यूम और एयर हम लगभग सेम मान के चलते हैं, ठीक है। और नीचे उस मीडियम में लाइट की स्पीड होगी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा, अगर मैंने रखा ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और नीचे मैंने लिख दिया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो इसका मतलब ये है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, ग्लास का निकलेगा। और आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये बुक से ही मैंने देखा है, आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो होता है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड भी कैंसिल हो गया और 10⁸ से 10⁸ भी कैंसिल हो गई, तो आपके पास कुल मिला के बचा 3/2 यानी कि 1.5, ठीक है। यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का। ये वैल्यू आप जरूर थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लीजिएगा। तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो दो स्पीड्स का क्या है, रेशो है, ठीक है। तो आप कैसे डेफिनेशन दे सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी गिवन मीडियम। और जो भी यहां मीडियम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का होगा, ये मत भूलिएगा आप, ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि किसी भी मीडियम का आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना है तो नीचे तो उसी मीडियम के अंदर लाइट की क्या स्पीड है वो रखनी है, लेकिन ऊपर हमेशा आपको लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है वो रखनी है। और लाइट की स्पीड वैक्यूम जो में होती है वैल्यू तो उसकी ये होती है, लेकिन सिंबल उसके लिए हम ये सी यूज करते हैं, ठीक है। ये सिंबल सिर्फ वैक्यूम के लिए ही यूज किया जाता है। और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम अदर देन वैक्यूम, उसके लिए हम सिंबल क्या यूज कर लेते हैं, V। तो C/V = N आपका ये एक मैथमेटिकल रिलेशन बन गया, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, ठीक है जी। तो आप देखिए, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे एयर का निकालना हो तो आपको मैंने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो तो ऊपर यूं का यूं रहेगा, लेकिन नीचे वही मीडियम आ जाएगा जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और मैंने आपको बताया कि क्योंकि लगभग दोनों बराबर होती हैं तो कट कटा के आंसर आ जाएगा 1। मैंने इसीलिए अप्रोक्सीमेटली लिखा है कि थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन अगर हम उसको नेग्लेक्ट कर दें तो अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का। अब हम ये देखेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको पढ़ने का फायदा क्या है। देखिए, अगर आपके पास किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या रहेगी ये आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप सपोज कीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को आप यहां ले गए तो n ग्लास नीचे आ जाएगा ना। इसका मतलब है कि अगर आपके पास n ग्लास यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू होगी तो आप स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये एक दूसरे के उल्टी ही है बात। अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पता करनी है तो आपको n ग्लास पता होना चाहिए, और अगर आपको n ग्लास पता करना है तो आपके पास ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ग्लास का एग्जांपल हम ले चुके हैं तो आइए अब हम जरा वाटर का एग्जांपल लेते हैं। अब वाटर के केस में क्या होगा, देखिए आप, मैंने लिखा है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 4/3 होता है, यानी कि 1.33। तो पिछली डेफिनेशन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, अगर हम उसको लागू करें तो आप देखिएगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर का जिक्र हो रहा है, तो नेचुरली स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। ये चीज आ गई तो आपने क्या निकाल लिया कि वाटर के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो कितनी होगी। आप ध्यान से देखिए, वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है जी। एयर में भी लगभग इतनी ही होती है। और आप देखिए, वाटर के अंदर जो स्पीड होती है वो होती है 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास का जिक्र मैंने अभी किया था, उसमें मैंने आपको वैल्यू बताई थी बुक से पढ़ करके, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जरूरी नहीं है ये आपको याद हो, जस्ट एक आप नॉलेज के लिए अगर चाहें अपने दिमाग में वैल्यूज रख सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए सबसे ज्यादा स्पीड आप लाइट की देख सकते हैं वैक्यूम में है, उससे थोड़ी सी कम वाटर में है और उससे थोड़ी सी कम किस में है, ग्लास में है। आगे जो दो डेफिनेशंस हैं वो इन्हीं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मीनिंग क्या है, देखिए रेयरर मीडियम जैसा कि मैंने लिखा है वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मोर होती है, मोर का मतलब ज्यादा होती है, ठीक है। देखिए वैक्यूम और एयर तो हम लगभग एक ही मान के चलते हैं, जरा यहां की बात हम कर लेते हैं। देखिए वाटर और ग्लास की, तो वाटर और ग्लास में से अगर आप देखें तो लाइट की स्पीड वाटर में ज्यादा है, तो वाटर को बोला जाएगा रेयरर मीडियम और ग्लास को बोला जाएगा डेंसर मीडियम। यानी कि अगर आपको दो मीडिया दिए गए हैं, दोनों मीडिया में लाइट की स्पीड दी गई है और आप कंपेयर करने बैठते हैं उनको, तो जिस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, मोर होगी, उस मीडियम को हम बोलेंगे रेयरर, ठीक है। और दूसरे मीडियम को जिसमें लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली पिछले मीडियम के मुकाबले कम है तो उसको हम बोल देंगे डेंसर। अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज कॉल्ड डेंसर, अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज कॉल्ड रेयरर मीडियम। लेकिन यहां पर आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है, वो ये कि आपको जो दो मीडिया दिए गए हैं उनको आपने ध्यान से कंपेयर करना है। मेरा मतलब कहने का ये है कि जैसे इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, वाटर में आप देखिएगा ग्लास के मुकाबले स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, तो हमने इसको तुरंत क्या बोल दिया, रेयरर, और क्योंकि ग्लास में थोड़ी सी कम है तो ग्लास को क्या बोल दिया, डेंसर। लेकिन आप अगर इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो ये बात ठीक है, लेकिन अगर आप वैक्यूम से कंपेयर करें वाटर को तो आप देखिए वैक्यूम में स्पीड ज्यादा है और वाटर में स्पीड कम है, तो वैक्यूम को हम क्या बोल देंगे, रेयरर, और हम तुरंत वाटर को क्या बोल देंगे, डेंसर। बड़ी अजीब बात है। आप देखिए वाटर जो ग्लास के मुकाबले रेयरर था वो वैक्यूम के मुकाबले कैसा बन गया, डेंसर बन गया। तो यहां से आपको एक चीज सीखने को मिलेगी कि कोई भी मीडियम पूरी तरह से रेयरर या पूरी तरह से डेंसर नहीं होता, बल्कि रेयरर और डेंसर के मतलब ही तब निकलते हैं जब आप उस मीडियम को किसी दूसरे मीडियम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो आपने ख्याल रखना है आगे से जो भी दो मीडियम आपको दिए गए हैं उन दोनों मीडियम्स में से जो ज्यादा वेलोसिटी जिसके अंदर लाइट की है, जिसके अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा है, उसको रेयरर कहा जाएगा, दूसरे वाले को क्या कहा जाएगा, डेंसर कहा जाएगा। अकेले रेयरर या डेंसर आप नहीं बोल सकते किसी भी मीडियम को। तो चलिए जरा आगे की तरफ हम चलते हैं। ये मैंने आपको वही चीजें बताई हैं जो मैंने पीछे बोला है कि किस किस मीडियम को आप कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें कौन सा डेंसर है और कौन सा रेयरर है, ठीक है। अब यहां आप देखिएगा थोड़ा सा मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्योंकि ये मैथमेटिक्स आपके काम आएगा, इसलिए मैं इसको यहां पर जो है लिख रहा हूं। ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। आपने राइट एंगल्ड ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये एक मेरे पास कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो इसमें आप देखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने इसको बेस बोल दिया है, इसको परपेंडिकुलर बोल दिया है और इसको हाइपोटेनस बोल दिया है। और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल में लगती है। अगर मैं बोल दूं कि बेस यहां से लेकर के यहां तक 4 मीटर है, परपेंडिकुलर यहां से लेकर के यहां तक 3 मीटर है, तो आप जो जानते हैं कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, उस फॉर्मूले को यूज करके जब आप हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास 5 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। ये एंगल की वैल्यू मैं आई मान लेता हूं। आई का मतलब ये 30 भी हो सकता है, 40, 50, 60 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसको वैल्यू ना दे करके एक सिंबल दे दिया आई, एंगल आई। अब देखिए मैंने यहां लिखा है कि P बाई एच, P का मतलब रहेगा जी परपेंडिकुलर, H का मतलब रहेगा हाइपोटेनस और B का मतलब रहेगा बेस, ठीक है। P बाई एच का मतलब होता है साइन आई। अब ये क्या चीज है, सिमिलरली B बाई एच का मतलब होता है कोस आई और सिमिलरली P बाई B का मतलब होता है टेंजेंट आई। आई तो आप ये मत भूलिए कि ये एंगल है, यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल है उसके अलावा ये जो एक एंगल है यहां मैंने माना है, ठीक है, जिसको मैंने वैल्यू ना देकर के सिर्फ एक्सप्रेशन दिया है आई एंगल। आप अपनी तरफ से इसको आर एंगल, अल्फा, बीटा जो भी आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आई मान लिया।
ठीक है। तो ये साइन कोस टेन क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये साइन कोस टेन कुछ नहीं है, सिंपली नाम है, नेम्स हैं। जैसे आपके पेरेंट्स आपका नाम रखते हैं जन्म के बाद, ठीक है, तो उसी तरह से जो मैथमेटिशियंस रहे हैं, आप सिंपली इतना समझ लीजिए कि उन्होंने राइट एंगल्ड ट्रायंगल की जो साइड है उनके रेशोज के नाम लिखे हैं। जैसे अगर आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशो लेते हैं, लेकिन याद ये रखिएगा कि परपेंडिकुलर आपको रखना है ऊपर और हाइपोटेनस रखना है नीचे, कहीं h बाई पी कर दो, नहीं p बाई h, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का जो रेशो है उसको बोलते हैं साइन ऑफ आई। इसको बोला जाता है साइन आई, लेकिन आप इसको पढ़ ऐसे सकते हैं साइन ऑफ आई। ये जो साइन है, ठीक है, ये बेसिकली इस रेशो का क्या है, नाम है कि भाई अगर फला साइड की रेशो फला साइड से ले जाएगी तो उसको फला नाम दिया जाएगा, इस तरह से है ये, ठीक है। तो अगर आपने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो ले लिया तो उसको नाम दिया जाता है साइन। अगर आपने बेस और हाइपोटेनस का रेशो ले लिया उसको बोला जाता है कोसाइन। और अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस का रेशो लेना है तो उसको बोला जाता है टेंजेंट। सिर्फ यहां आप जो देख रहे हैं वो इनके शॉर्ट नेम है। जैसे इसमें से ई कट कर दिया तो SIN, यहां से INE कट कर दिया तो कोस, यहां से GENT कट कर दिया तो टेन। लेकिन बोलने में आप इसको साइन, कोसाइन, टेंजेंट या अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग साइन कोस टेन बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा कि साइन कोस टेन क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी राइट एंगल्ड ट्रायंगल की किस साइड का रेशो किस साइड से लिया गया है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए इनके नेम्स हैं। और जस्ट आपने सिर्फ ध्यान ही रखना है कि ये नेम्स हमेशा एंगल के साथ आते हैं। और ये एंगल, जैसे कि मैंने आपको आई बोला था तो यहां पर मैंने लिख दिया साइन ऑफ आई यानी कि साइन आई, कोसाइन ऑफ आई यानी कि कोस आई, टेंजेंट ऑफ आई यानी कि टेन आई। आप चाहें तो ये ब्रैकेट लगा सकते हैं, आप ना चाहें तो नहीं लगा सकते। यानी कि अगर आपको सिंपली लिखना है साइन आई तो आप लिख सकते हैं साइन आई। थोड़ा सा गैप जरूर रखिएगा ताकि पता लगता रहे कि ये साइन हमने जो है रेशो लिया हुआ है और किस एंगल के हेल्प से, आई एंगल के हेल्प से। अब ये एंगल स्पेसिफाई करना क्यों जरूरी है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताने की कोशिश करूंगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि साइन कोस टेन जो है सिंपली आपकी राइट एंगल्ड ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उन साइड्स के रेशियो के नेम्स हैं, ठीक है। लेकिन किस साइड का कौन सी साइड से रेशियो लिया गया उसका नाम क्या होगा ये आप ध्यान से यहां देख सकते हैं, ठीक है। ये आप बिल्कुल ध्यान से यहां देख सकते हैं। तो अब आप देखिए कि जो मैं ये कह रहा था कि ये एंगल स्पेसिफाई करना क्यों जरूरी है। तो देखो, अगर मैं ये बोल दूं कि ये आई एंगल नहीं है बल्कि ये वाला एंगल आई है, बल्कि ये वाला एंगल आई है, तो आप देखिएगा अगर आप इसको एंगल आई बोलेंगे ना तो ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा बल्कि ये बेस बन जाएगा और ये वाली चीज परपेंडिकुलर बन जाएगी। हाँ, जो सबसे बड़ी साइड है वो तो हाइपोटेनस ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये रूल है मैथमेटिक्स में कि बेस आप उस लाइन को बनाएंगे जिस लाइन पर दो एंगल होते हैं। मैं आपको बड़े सिंपल शब्दों में बता रहा हूं। दो एंगल का मतलब क्या है? देखो, एक तो इस BC लाइन पर आप देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं है, और दूसरा ये वाला एंगल आई भी इसी लाइन के ऊपर था, ठीक है। तो क्योंकि 90 वाला एंगल भी इसी के ऊपर आकर के खत्म हो रहा है, आई भी इसके ऊपर आकर के खत्म हो रहा है, तो दो एंगल इसके ऊपर हैं। इस लाइन ने अपने ऊपर दो एंगल बेसिकली ले रखे हैं, तो इसको हम बोल देंगे क्या? बेस। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि ना जी इस आई को हम नहीं मान रहे, हम तो आई इसको मानेंगे, 1 मिनट के लिए सपोज कीजिए इसको मानेंगे, तो आप ये देखिएगा अब क्या इस लाइन के ऊपर दो एंगल रहे? नहीं, सिर्फ 90 का तो है, लेकिन दूसरा तो आपने कहा कि हम इसको मानते ही नहीं, हम तो इसको मानेंगे आई। भैया आपके ऊपर है ना, आप किसको मानते हो, ठीक है। तो आप देखिएगा, अब AB की बात मैं करता हूं, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी है और इसके ऊपर एक आई एंगल भी है, तो ये अब क्या बन जाएगा? आपका बेस। तो क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ दिस एंगल चेंज हो सकते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें एंगल स्पेसिफाई करना जरूरी होता है, ठीक है। तो साइन ऑफ आई
कोसाइन ऑफ आई, टेंजेंट ऑफ आई, साइन आई, कोस आई, टेन आई, कौन सी साइड के कौन से साइड से रेशो हैं, सिर्फ उन रेशोज के नेम्स हैं। और अगर आपने इस एंगल को आई बोल दिया तो नेचुरली ये आपका बेस बन जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा। 90 डिग्री एंगल के सामने जो सबसे बड़ी साइड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे आप देख सकते हैं आई यहां रहे, आई यहां रहे, हाइपोटेनस तो आपका बदलेगा नहीं। सबसे बड़ी जो साइड होती है उसी को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि साइन कोस टेन तो आपके इन साइड्स की रेशो के नाम है, और साथ में एंगल क्यों स्पेसिफाई किया, क्योंकि वो एंगल के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। अगेन मैं आपको बताऊं, जिस साइड पर दो एंगल्स होते हैं उसको हम बेस मानते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल में। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको मैं एक तरीका बताता हूं कि आप ये याद कैसे रखेंगे। रट्टा नहीं मारना आपने कि सर P बाई एच ये होता है, B बाई एच ये होता है, P बाई बी ये होता है। हो सकता है आप भूल भी जाएं। ठीक है, तो उसके लिए एक जो फॉर्मूला है आपके सामने वो मैं रख देता हूं। वो फॉर्मूला ये है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। कोई पंडित जी हैं जिनका नाम बद्री प्रसाद है, हर हर बोलते हैं और सोना चांदी तोलते हैं। ये एक आसान सा तरीका है इसको याद रखने का। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो आपने हर एक जो नाम है उसका पहला अक्षर लेना है। ठीक है, तो आप देखिएगा P से परपेंडिकुलर, B से बेस और आपका H से क्या रहेगा, हाइपोटेनस रहेगा। ठीक है, S का मतलब रहेगा साइन, C का मतलब रहेगा कोस और T का मतलब रहेगा टेंजेंट। तो आपने करना क्या है, ऊपर वाले की रेशो नीचे वाले से लेनी है। जैसे P बाई एच तो वो साइन होगा, P बाई एच साइन ऑफ द एंगल, B बाई एच कोस होगा। सिमिलरली P बाई बी आपका T से क्या बन जाएगा, टेंजेंट। सोना चांदी तोले, ठीक है, तराजू में तखड़ी में वो सोना चांदी तोलता है, हर हर बोलता है, पंडित बद्री प्रसाद उसका नाम है। तो ये एक तरीका है आपको मैंने बता दिया याद रखने का। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, पंडित से P, हर से H, तो हर एक ऊपर से नीचे का रेशो लेना है। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, S का मतलब साइन, B बाई एच कोस, P बाई बी टेंजेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि जैसे अगर आपका BC 4 मीटर हो, AB 3 मीटर हो, AC 5 मीटर हो, तो ये आपका कैसे निकालना है हाइपोटेनस, ये मैंने आपको बता दिया, हालांकि पीछे आपको बता ही चुका हूँ। तो साइन ऑफ आई, अब साइन ऑफ आई जो होता है वो P बाई एच के बराबर होता है। आप एक बार ध्यान से देखिएगा, P बाई एच, P का मतलब परपेंडिकुलर जो कि 3 मीटर है, H का मतलब हाइपोटेनस जो कि 5 मीटर है, तो 3 मीटर बाई 5 मीटर। आप देखिएगा मीटर से मीटर कट गया तो 3 बाई 5, तो साइन आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 बाई 5। तो आप देख सकते हैं कि साइन ऑफ द एंगल हो या कोसाइन ऑफ द एंगल हो या टेंजेंट ऑफ द एंगल हो, है वो कुछ नहीं, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। ठीक है, आपकी जो इसको ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज करते हैं, जो मैथ में आपके 10th में चैप्टर आएगा, और वहां आप अच्छे से देख भी पाएंगे कि इनका आगे यूज क्या है। मैं तो सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा। ठीक है, आपके मैथमेटिक्स के टीचर आपको आगे जरूर बताएंगे कि इनका यूज क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, इस पेज को छोड़ते छोड़ते मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि आपके ये सिर्फ जो साइन कोस और टेंजेंट हैं आई के साथ ही, मैंने आपको बताया कि आई स्पेसिफाई करना क्यों जरूरी है, यानी कि एंगल स्पेसिफाई करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो साइन कोस टेन जो है आपके राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उनकी रेशो के ये नेम्स होते हैं। अब कई बच्चे पूछेंगे जी P बाई एच साइन होता है तो H बाई पी भी कुछ होता होगा, बिल्कुल होता है जी। इनके उल्टे भी होते हैं, जैसे B बाई एच है तो H बाई बी, P बाई बी है तो B बाई पी भी होता है। ठीक है, तो उनके भी नाम होते हैं, लेकिन उनके नाम यहाँ हमें ज़रूरी नहीं है, आप मैथ में पढ़ सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम। ये देखिएगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के रूल पढ़े थे, इसी तरह हम किसके रूल पढ़ेंगे अब, रिफ्रैक्शन के। तो ये रूल्स क्या क्या है, देखिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में रहेंगी। आप जैसे कि देख सकते हैं, ये अगर आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है, तो यहाँ चलना चाहिए था लेकिन यहाँ मुड़ गई, तो ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। तीनों एक ही प्लेन में, कागज के प्लेन में लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट लाइट यहाँ है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऊपर आ गई,
आप ये सब मीनिंग जानते हैं, मैंने आपको रिफ्लेक्शन में पढ़ा दिया था। तो ये आपका पहला लॉ रहेगा रिफ्लेक्शन का। अब दूसरा जो लॉ है वो क्या है? जो दूसरा लॉ है वो स्नेल नाम के साइंटिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। स्नेल, SNELL। तो इसीलिए जो दूसरा लॉ है उसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। अब उसका मीनिंग क्या है वो ध्यान से देखिएगा। देखो आप सपोज कीजिए कि ये XY एक वही सरफेस है जिसके ऊपर एक अलग मीडियम है और नीचे एक अलग मीडियम है। आप मान लीजिए XY से ऊपर एयर है और इस XY से नीचे कौन है? वाटर। NA का मतलब है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और NW का मतलब है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक ऑब्लिक लाइट की रे आई, यहां पर इंसिडेंट हुई, तो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया। इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच का ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा। ठीक है, फिर इस रे को शायद इस रास्ते पर जाना चाहिए था लेकिन नहीं गई, ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ के आ गई, तो ये आपकी लाइट के रास्ते में चेंज हो गया। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट। रिफ्रैक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आपने अब करना क्या है, मतलब स्नेल ने क्या बोला था वो चीज आप ध्यान से देखिएगा। ये आपको सिर्फ याद रखनी है, इसका प्रूफ जो है वो इवन 12th क्लास में भी नहीं आपको जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आपको इसकी स्टेटमेंट ध्यान रखनी है कि ये बोलता क्या है। देखिए आपने क्या करना है, ये जो आई एंगल है आप ये देखिए कि ये किस मीडियम में है, ये XY से ऊपर जो मीडियम है एयर उसमें है। ठीक है, तो इस एंगल का आपने साइन लेना है, साइन, ना कोस लेना है ना टेंजेंट लेना है, क्या लेना है? साइन लेना है। अब इसका मीनिंग क्या रहेगा? देखो इसका मीनिंग ये रहेगा, आप थोड़ा सा इस परपेंडिकुलर को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए और सपोज कीजिए आपने यहां से इस नॉर्मल के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, आपने ये परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ कर दिया, तो आपको लगता कि ये एंगल 90 का, ये एंगल आई, तो ये आपका बन जाएगा बेस, ये आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपका बन जाएगा हाइपोटेनस। तो एक तरह से आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बन गई आपकी। तो इस एंगल को आप आई बोल रहे हैं, तो इस एंगल का आपने क्या लेना है? मैंने आपसे कहा साइन, यानी कि साइन आई, और इस साइन आई को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे? उसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब तो क्योंकि आई एंगल कहां बना हुआ है? एयर में ना, तो इसीलिए हम साइन आई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर से। और यही काम आपको नीचे करना है। देखिए ये आपका एंगल आर है, तो आप ऐसा कीजिए, इस नॉर्मल को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए ऐसे, और इस रिफ्रैक्टेड लाइट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए इस नॉर्मल के ऊपर। ये एंगल आपका देखिए 90 है, ये फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इस आर का भी आपने क्या लेना है? साइन, यानी कि साइन आर। आपको बात समझ में आ गई? और इस साइन आर को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जिस मीडियम में ये एंगल आर बना हुआ है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो वो मीडियम आपका वाटर है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW है, तो NW आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखिए आई एंगल के साइन को आपने NA से मल्टीप्लाई किया और आर एंगल के साइन को आपने NW से मल्टीप्लाई किया। तो स्नेल ने बोला कि ये वाली मल्टीप्लिकेशन और ये वाली मल्टीप्लिकेशन आपस में हमेशा बराबर होती है। दिस इज स्नेल्स लॉ। तो आपने ध्यान क्या रखना है? देखिए ध्यान आपने रखना है, आप देखिएगा ऐसा सरफेस आपको हमेशा मिलेगा जो दो मीडियम को क्या कर रहा होगा? अलग। उससे ऊपर एक अलग मीडियम होगा, नीचे एक अलग मीडियम होगा। तो आपने क्या करना है? ऊपर वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर एंगल के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली नीचे वाला जो एंगल है उसके साइन को नीचे वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ आपने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। और दोनों चीजों को आपस में क्या रखना है आपने? बराबर। ठीक है, इसका प्रूफ आपको कोई नहीं मिलेगा 10th 12th लेवल तक, आपने सिर्फ ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है। दिस इज स्नेल्स लॉ। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ठीक है, जिस मीडियम में जो एंगल बन रहा है उस एंगल का आपने साइन ही लेना है। देखिए इस एंगल का भी आपने साइन लिया है, इस एंगल का भी आपने क्या लिया है? साइन। कोस नहीं लिया है, टेंजेंट नहीं लिया है। ठीक है, फिर एंगल का साइन जब आपने ले लिया तो उसको आपने मल्टीप्लाई किससे करना है? ये एंगल जिस मीडियम में था उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दो, और ये एंगल जिस मीडियम में था, ठीक है, इसका साइन लेकर के इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान ये रखना है कि एंगल को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई नहीं करना है, साइन ऑफ द एंगल को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों साइड के बराबर
एक इक्वल टू का निशान आपने लगा देना है। तो इससे देखिए आप होगा क्या, साइन आई के नीचे आप साइन आर को ले जाइए, तो एन डब्ल्यू के नीचे आप एन ए को ले जाइए। अब आप जानते हैं एन डब्ल्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू 1.33 है, मैंने आपको पीछे बताई थी, आप देख सकते हैं। एन ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जिसकी वैल्यू मैंने आपको 1 बताई थी। सो 1.33 बाई 1, आप देखिए 1.33, तो ये एक कांस्टेंट नंबर ही तो है। तो बेसिकली हम बोलेंगे कि साइन आई बाय साइन आर किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। ये हमेशा होता है, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एयर और वाटर ही लें, आप एयर और ग्लास ले लें, ग्लास वाटर ले लें, कोई भी दो मीडियम आप ले लें। लेकिन जब भी एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी तो आई भी बनेगा, आर भी बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होंगे दोनों मीडियम के, ठीक है। तो ये चीज हमेशा लागू होगी। क्या ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, और इनका रेशो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही आपके स्नेल्स लॉ की डेफिनेशन है। मैंने वही लिखा है, रेशो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट फॉर द टू मीडिया इन कॉन्टैक्ट। मतलब जो भी दो मीडिया आपस में कांटेक्ट में रहेंगे उनके लिए हमेशा साइन आई बाय साइन आर का रेशो एक कांस्टेंट रहेगा। ये स्नेल्स लॉ है, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, जो भी दो, मेरा हमेशा कहने का ये मतलब नहीं है कि जैसे इस केस में वैल्यू कांस्टेंट की 1.33 आई थी तो किसी भी केस में 1.33 आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहां पर एयर ले रहा हूं, अगर यहां पर मैंने ग्लास ले लिया, ग्लास, तो आप देखिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे 1.33 है तो ग्लास का तो 1.5 होता है, तो तब तो रेशो कितना आ जाएगा, 1.5 आएगा, ठीक है। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो भी दो मीडियम आपने दे रखे हैं उनके लिए हमेशा ये रेशो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। यानी कि ये दो मीडियम चाहे आप इंडिया में लें, यही दो मीडियम चाहे आप अमेरिका में लें, वर्ल्ड की किसी और कंट्री में लें, उनके लिए जब तक मीडियम यहां पर सेम है तो कंट्रीज चाहे आप किसी भी अलग अलग कंट्रीज में लीजिए, ये रेशो सेम आएगा। हाँ, ये रेशो कब चेंज कर जाएगा, जब आपने मीडियम चेंज कर दिए। तो जैसे अगर एयर है, वाटर है, तो इसके लिए हमेशा ये रेशो कांस्टेंट होगा, 1.33 होगा। अगर एयर है, ग्लास है, तो उसके लिए हमेशा ये रेशो 1.5 रहेगा। तो मैं इस लिहाज से बोल रहा हूं कि हमेशा ये साइन आई बाय साइन आर का रेशो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये मैंने इसलिए लास्ट में लिखा है, इज अ कांस्टेंट फॉर टू मीडिया इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये जो चीज आप ध्यान से देखिएगा। आगे चलते हैं, तो आगे आप देखिएगा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लाइट की रे किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, तो वो कब टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी और कब अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ेगी। देखिए एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया कि ये XY एक लाइन है जो दो मीडिया को अलग करती है। इससे ऊपर मैंने लिखा है एयर और इससे नीचे मैंने लिखा है वाटर। और आप देख सकते हैं अगर मैं एयर और वाटर को कंपेयर करूं तो एयर एक रेयर मीडियम है, वाटर एक डेंसर मीडियम है। Na आपके एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, NW आपके वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब ये लाइनें क्या है, देखिए ये एक इंसिडेंट लाइट है जो कि इस पॉइंट पर आकर के इंसिडेंट हुई है। आपने एक ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये डॉटेड लाइन क्या बताती है कि इसका ओरिजिनल रास्ता, ओरिजिनल डायरेक्शन इस तरफ थी, लेकिन आपको पता है कि इस रास्ते पर ये चलेगी नहीं, क्योंकि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो हमने देखा कि वो लाइट का रास्ता क्या होना है, चेंज होना ही होना है। अब वो चेंज होकर के क्या होगा, या तो अपना ओरिजिनल रास्ता छोड़कर वो नॉर्मल से दूर यानी कि इस रास्ते पर चली जा सकती है, हो सकता है, ठीक है, या फिर वो इस रास्ते से नॉर्मल के पास आ सकती है यानी कि इस रास्ते पर जा सकती है। तो आप इसको बोल दें रास्ता नंबर 1 और इसको बोल दें रास्ता नंबर 2। तो इन दो रास्तों में से ही लाइट की रे किसी न किसी रास्ते पर जाएगी। अब कहाँ जाएगी ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि ऊपर वाले मीडियम में आप देखिए एंगल आई बना हुआ है, तो इसका साइन ले लीजिए, साइन आई। तो ऊपर वाला एंगल किस मीडियम में बना हुआ है, एयर में, तो इस साइन आई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Na से। सो Na इंटू साइन आई। तो नीचे आप देखिएगा, अगर लाइट की रे
रास्ता नंबर 1 लेती है तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट हो जाएगी, जो कि नॉर्मल के साथ कुछ इतना एंगल बना रही है। और अगर ये रास्ता नहीं लेती तो रास्ता नंबर 2 लेगी तो नॉर्मल के साथ ये बड़े वाला एंगल बना रही है। तो चाहे ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो, लिखना तो हमने इस एंगल को आर ही है ना भाई, ठीक है ना। वो तो हमने 2 रास्ते किस लिए बना रखे हैं अभी, कि हमें पता नहीं है कि रास्ता ये वाला रहेगा कि रास्ता ये वाला रहेगा। इसलिए अगर रास्ता ये वाला रहेगा तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच ये वाला एंगल आर हो जाएगा, और अगर रास्ता ये रहने वाला है तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच एंगल ये हो जाएगा। लेकिन इसको भी नाम तो आप आर ही दोगे, ठीक है। ये तो मैंने 2 बना लिए एंगल, इसलिए कि हमें पता नहीं है कि दोनों में से कौन सा होगा, लेकिन चाहे ये हो चाहे ये हो, नाम तो इसको हम आर ही देंगे, ठीक है। तो बाद में डिसाइड करेंगे कि वो लाइट की रे इस 1 नंबर रास्ते पर जाएगी या इस 2 नंबर रास्ते पर जाएगी। तो इसलिए मैंने इतना तो मान लिया कि वाटर के अंदर एंगल तो आर ही बनेगा, तो उस आर का आपने क्या लेना है, साइन, यानी कि ये बन गया आपका साइन आर। और क्योंकि नीचे जो है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW है, तो साइन आर को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, NW से। फिर साइन आई के नीचे साइन आर को ले जाइए तो NW के नीचे NA आ गया। अब देखिए NW आपको पता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, पीछे आपको मैंने बताया था। तो रेशो कुल मिला करके आपका 1.33 आ गया। तो आप देखिए, आपको पता है 1.33 जो है वो 1 से बड़ा है। ये बात सही है कि नहीं है? तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों का रेशो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। तो क्योंकि इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर है, इसका मतलब इनका भी रेशो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। इसलिए मैंने लिखा कि बिकॉज NW/NA इज ग्रेटर देन 1, सो साइन I बाई साइन आर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। अब 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/1, बिल्कुल, क्योंकि 1/1 भी क्या होता है 1। अब आप इसको ऐसा इसलिए लिख लीजिए क्योंकि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन I इंटू 1, साइन I ग्रेटर का निशान, साइन R इंटू 1 साइन R। तो यहां से हमें पता चला कि साइन I बड़ा है, साइन R छोटा है। और वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए कि साइन से साइन कैंसिल हो गया तो I आपका R से क्या हो जाएगा, बड़ा। यानी कि I अगर R से बड़ा है तो नेचुरली आप देख सकते हैं कि R छोटा है। तो R छोटा है तो वो कौन सा रास्ता है, वो रास्ता ये वाला है, ये वाला रास्ता नंबर 1। इसका मतलब है कि क्योंकि इस केस में आपके R को छोटा होना पड़ेगा, इसलिए रास्ता नंबर 2 अलाउड नहीं है। क्योंकि अगर आपकी लाइट की रे रास्ता नंबर 2 पर चली गई तो फिर तो R आप देखिए I से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब रास्ता नंबर 2 पे हम कर देते हैं कट, वो अलाउड नहीं है। इसका मतलब लाइट की रे रास्ता नंबर 1 पर चलेगी, ठीक है। तो आप एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए, रेयरर मीडियम से चलकर डेंसर मीडियम के अंदर जब कोई लाइट की रे घुसती है तो वो हमेशा अपना रास्ता ऐसा रखेगी कि वो ओरिजिनल रास्ते को छोड़ करके थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये चीज मैंने लिख दी है कि इफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर देन इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड नॉर्मल का मतलब है कि अपना रास्ता छोड़ करके नॉर्मल से दूर नहीं जाएगी, बल्कि नॉर्मल के करीब आएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल आएगी, पास आएगी नॉर्मल के। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये चीज आप देखिएगा, मैंने अब की बार ऊपर ग्लास रख लिया, नीचे वाटर रख लिया। आप जानते हैं ग्लास एक डेंसर मीडियम होता है, वाटर उसके मुकाबले रेयर होता है, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, आप खुद कर सकते हैं इस चीज को। लास्ट में आप जब देखेंगे यहां पर, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर एक लाइट की रे डेंसर मीडियम से कहां जाती है, रेयरर मीडियम में, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। क्योंकि इस केस में R को बड़ा बनना होता है। तो R को अगर बड़ा बनना है तो नेचुरली वो अपना रास्ता छोड़ करके नॉर्मल से अवे जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है, आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। तो कुल मिलाकर के अभी तक हमने क्या पढ़ा कि रेयरर से डेंसर अगर जाएगी तो टुवर्ड नॉर्मल मुड़ेगी, और डेंसर से अगर रेयरर जाएगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ेगी। अब ये देखिए, लास्ट में हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है। रिफ्रैक्शन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि लाइट की रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रास्ता चेंज कर लेती है। इसी चेंज इन रास्ता, चेंज इन पाथ को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अब इसका रीजन क्या है, मतलब क्यों लाइट को अपना रास्ता चेंज करना पड़ता है, क्यों वो उसी रास्ते पर नहीं रहती जिस रास्ते पर वो पहले चली आ रही थी।
देखिए, अगर वो जिस रास्ते पर पहले चली आ रही है बाद में भी उसी रास्ते पर रहेगी तो हम तो यही बोलेंगे ना कि रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं है। तो क्यों होता है रिफ्रैक्शन, उसका रीजन अब हम देखने जा रहे हैं। देखिए, ये पानी मैंने ऊपर रख लिया और ग्लास मैंने नीचे रख लिया आपको समझाने के लिए। आप किसी भी मीडियम को ऊपर नीचे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वाटर क्योंकि ग्लास के मुकाबले रेयर मीडियम होता है, तो इसीलिए आपकी ये जो इंसिडेंट लाइट है आप देख सकते हैं ये अपना ओरिजिनल रास्ता छोड़ करके थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप देखिएगा जो ऊपर मीडियम है वाटर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर NW है तो NW को मैं C/VW लिख सकता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ऊपर तो हमें रखना पड़ता है वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में और नीचे हमें रखना पड़ता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम में। अब क्योंकि गिवन मीडियम का वाटर है तो इसका मतलब है कि मैं VW लिख दूंगा और VW का मतलब होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है जी। तो ऊपर तो आ गई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, नीचे आ गई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का हो गया। सिमिलरली स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का। Vg इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो अब यहां पर आप जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो आप देखिएगा NW किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन आई से, और NG को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन आर से, और दोनों को बराबर पुट कर देंगे। तो साइन आई के नीचे जब आप साइन आर को लेके आएंगे तो NG के नीचे NW आ जाएगा, और NG को मैंने लिख लिया C/VG, और NW को मैंने लिख लिया C/VW। अब ये C से C चल बसेगा, VW ऊपर आ जाएगा, VG नीचे आएगा, तो साइन आई बाय साइन आर आपका आ गया VW/VG, यानी कि साइन आई बाय साइन आर आया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। अब आप जरा 2-3 चीजों पे गौर कीजिए। अगर मैं बोलूं कि जिस स्पीड से लाइट वाटर में चल रही थी उसी स्पीड से लाइट ग्लास में चल रही है, सपोज कीजिए, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप जानते हैं ये रेयर मीडियम है तो इसमें लाइट की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ग्लास एक डेंसर मीडियम है, इसमें लाइट की स्पीड कम होगी, तो बराबर नहीं हो सकती है। मैं मान रहा हूं कि मान लीजिए वो बराबर हो, तो क्या होगा, तो देखिए अगर दोनों स्पीड बराबर होंगी तो कट कटा के इनका रेशो कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब है कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, और इसका मतलब है आई इज इक्वल टू आर, और आई इज इक्वल टू आर का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। तो आपको एक बात समझ में आई कि जिस मीडियम से लाइट जिस स्पीड से चली थी अगर वो दूसरे मीडियम में भी उसी स्पीड से चलती रहे तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, है कि नहीं है। जबकि आपको पता है कि ऐसा होगा नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज होगा, पक्का होगा, और स्पीड में चेंज होगा तो ये रेशियो भी क्या होगा, या तो ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा, और इनका फर्क किस पर पड़ेगा, आई आर पर, यानी कि या तो आई और आर, आई बड़ा हो जाएगा आर छोटा हो जाएगा, या फिर आर बड़ा हो जाएगा और आई छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिक अगर हम नब्ज पकड़ें तो वो ये है कि जब भी लाइट की जो रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी किस में चेंज होता है, स्पीड में चेंज होता है, जिस वजह से रिफ्रैक्शन होता है। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और अगर ऐसा हो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आते वक्त स्पीड सेम रहे तो मैं आपको बता सकता हूं कि रिफ्रैक्शन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों स्पीड सेम होंगी तो रेशियो इनका 1 हो जाएगा, तो साइन आई बाय साइन आर भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आई आर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर वो चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो नेचुरली ऐसा होगा कि उस लाइट की स्पीड जो है वो चेंज होगी। तो क्योंकि VW और VG डिफरेंट हैं, इसीलिए इनका रेशो भी अगर ये आप देखेंगे डिफरेंट है तो इनका रेशो पे डिपेंड करेगा कि आई बड़ा होगा कि आर बड़ा होगा। वो आपको मैंने पीछे बता दिया, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आई आर भी डिफरेंट होंगे और इसका मतलब है आई आर डिफरेंट होने का मतलब है कि कभी आपकी लाइट की रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, कभी आपकी लाइट की रे टुवर्ड नॉर्मल आएगी, इसका मतलब रिफ्रैक्शन होगा। तो बेसिक रीजन आपके समझ में आ गया होगा
कि लाइट की रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती ही होती है, जिस वजह से उसका रास्ता चेंज हो जाता है। अगर ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त स्पीड ऑफ लाइट चेंज ना हो तो आप ये देखिएगा कि आई और आर बराबर होंगे, क्योंकि वी डब्ल्यू और वी जी बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। लेकिन ये तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि दो मीडिया जो होते हैं उनमें लाइट की स्पीड जो है वो हमेशा अलग अलग होगी। दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो एक आपको रेयरर मिलेगा और एक आपको डेंसर मिलेगा। आप जानते हैं कि वाटर के केस में, क्योंकि वाटर एक लिक्विड है तो उसमें मॉलिक्यूल्स थोड़े पास पास होते हैं, ठीक है, और ग्लास क्योंकि एक सॉलिड है तो उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो मीडियम के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स ज़्यादा पास पास होंगे वो उतना ही डेंसर होगा। अगर मैं एयर की बात कर लूँ तो एयर तो आप जानते हैं कि गैस है और गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो वाटर के मुकाबले अगर मैं एयर को देखूं तो वो एक रेयरर मीडियम है। ग्लास के मुकाबले भी एयर क्या है, रेयरर मीडियम है। आप इस सिचुएशन को ठीक वैसे कंपेयर कर सकते हैं जैसे कि मान लीजिए एक सड़क पर भीड़ लगी हुई है, तो वहां पर आप अपने व्हीकल की स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते जैसा कि ग्लास है। भीड़ का मतलब ये है कि ग्लास के अंदर पार्टिकल्स काफ़ी क्लोजली पैक होते हैं, काफ़ी पास पास होते हैं, इसीलिए भीड़ भड़ाका ज़्यादा होता है, तो उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। और एयर अगर मैं यहाँ मान लूँ तो एयर में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो ऐसा ही बात आप मान के चल लीजिए कि रोड पर जब बंदे दूर दूर होते हैं तो काफ़ी खुला खुला रोड होता है, तो आप अपने व्हीकल की स्पीड को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसका मतलब उस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी जिस मीडियम में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, ठीक है। थैंक यू।